नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अक्षर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी रिसेंटली कल ही 15 जुलाई को आपके यूकेपीएससी ने आप लोगों के लिए रेवेन्यू एंड टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली है। और उसमें जो आपका 2023 में ईओ और आरआई यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था, उसका हमने हिंदी एनालिसिस देख लिया कि हिंदी का पेपर किस तरीके से बना था। 100 नंबर के क्वेश्चंस बने थे आपके और हिंदी का पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस बने थे, ये हमने डिस्कस कर चुका है। अब हम आज की वीडियो के माध्यम से आपका डिस्कस करेंगे आपका जो जीएस का पेपर है, जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वो किस तरीके से रहने वाला है। तो पहले बात करी जाए तो हमारे पास जो आपकी जो प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला है, यानी कि आपके जो सीरीज है, आपके क्वेश्चन सीरीज, वो हमारे पास है सेट ए। तो हम सेट ए को सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में और हम देखेंगे कि आपका सेट ए में आपका किस तरीके से क्वेश्चंस बने थे। चलिए तो भाई स्टार्टिंग करते हैं आपके फर्स्ट पेपर के पहले क्वेश्चन के साथ। हम जो है इनका जो क्वेश्चंस है वो हम हिंदी में टैग करेंगे, है ना। हिंदी में हम डिस्कस करेंगे इनको और आप लोग जो है अपने 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 हिसाब से देखते रहिएगा कि किस तरीके से पेपर बना था ये। चलिए तो पहला क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो भैया आपको पता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद जो है अलग अलग तमाम जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने व्यंग के रूप में अपने अपने विचार व्यक्त किए थे। किसी ने बोला था कि ये पहला रिवॉल्ट था, अलग अलग तरीके की जो है यहाँ पे बातें हुई थी। तो इसी में जो है राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले व्यक्ति कौन थे। तो सर जॉन लॉरेंस, बी टी.आर. होम्स, सी डब्ल्यू टेलर या फिर डी बेंजामिन डिज़रायली। तो अगर बात करी जाए तो राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले व्यक्ति कौन थे, बेंजामिन डिज़रायली आपके जो है राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाले व्यक्ति थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है सर रिचर्ड स्ट्रेटेजी आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। शिक्षा, अकाल, पुलिस सुधार या रेलवे। तो भाई अगर बात करी जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, अकाल। अब जो है यहाँ पे मैं आंसर्स आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं दूंगी, ये सारे आंसर्स आपके जो है ऑफिशियल जो आंसर की है आयोग के उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपके डिलीट हुए थे और बोनस मार्क्स किस तरीके से मिले थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयदोहन या ब्लैकमेल कहा था। चर्चिल, लिनलिथगो, माउंटबेटन या मोहम्मद अली जिन्ना। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था कि जो महात्मा गांधी के जो तरीके हैं वो ब्लैकमेलिंग वाले तरीके हैं, राजनैतिक भया दोहन है। चलिए चौथे का आंसर देते हैं। चौथा प्रश्न कहता है मुगल में मुजारियान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। भाई मुजारियान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, क्या वह कृषकों के लिए किया जाता था, दासों के लिए किया जाता था, गुप्तचरों या व्यापारियों। तो ए फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कृषकों के लिए मुजारियान शब्द प्रयोग किया जाता था। पांचवा कहता है निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने चाचा की याद में जो है जौनपुर नगर की स्थापना की थी। चलिए सिक्स्थ कहता है निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख फरीउद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया या शेख नसीरुद्दीन। तो भाई छठे का आंसर दीजिए। तो भाई अगर मैं बात करूं तो शेख फरीउद्दीन जो है इसकी जो सूफी संत था इसकी दरगाह भारत में नहीं है। चलिए सेवंथ बहुत इजी क्वेश्चन है, सजदा और पैबोस की परंपरा किसने आरंभ की थी। तो सजदा पैबोस की आरंभ जो है परंपरा आरंभ की थी इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, रजिया सुल्तान ने या बलबन ने। तो सजदा पैबोस जो है बलबन ने किया था स्टार्ट। चलिए आठवां प्रश्न कहता है इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत रिहाला किस भाषा में लिखा है। तो रिहाला इब्न बतूता ने किस भाषा में लिखा है, फारसी, अरबी, तुर्की या उज्बे। तो बात की जाए तो रिहाला जो भाषा है वो अरबी भाषा में लिखा गया है। नाइन्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नौवां प्रश्न कहता है तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी। नागार्जुन, वसुबंधु, मेगा लिपुता तिस्सा या अशोक।
तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर बात करते हैं आगे और क्वेश्चंस की, तो 10वें प्रश्न की बात करते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का संस्थापक था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी किसका था? सातवाहन, वकटक या चालुक्य या कणव? तो अगर मैं बात करूं तो किसका था वो? सातवाहन वंश का था। अच्छा 11वां प्रश्न ना उस समय जो है कैंसिल डिलीट हुआ था, तो इसमें बोनस मार्क मिला था। और मिलिंद पानो की रचना किसके द्वारा की गई थी? नागसेन, नागार्जुन, वासुबंध या अश्वघोष? तो बात की जाए तो मिलिंद पानो की रचना जो है नागसेन ने की थी। चलिए 12वां प्रश्न कहता है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खां, मिर्जा गुलाम अहमद, नवाब अब्दुल लतीफ, डी मोहम्मद अली? तो 12वें का क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये देखिए आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी दे रखा है। चलिए अब मैं बात करती हूँ अगर 13वें प्रश्न की, तो 13वां प्रश्न क्या कहता है? ये देखो ये वाला क्वेश्चन में ना उस समय एग्जाम में जो है डिलीट हुआ था, बट स्टिल हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे बात करेंगे हम कि निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत का त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो भाई जो साउथ इंडिया में आपका जो त्रिकोण जो है चालुक्य, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, इनके बीच में जो युद्ध चल रहे थे उसमें आपके चोलास जो है कभी शामिल नहीं हुए थे। आई बात समझ? चोलास इसमें शामिल नहीं थे। 14वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 47वां संशोधन या 52वां संशोधन? तो बहुत इजी है, यहाँ पे समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ उद्देशिका में कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन होता है आपका 1976 में। तो 1976 में आपका यहाँ पे होता है ये संशोधन। चलिए 15 क्वेश्चन कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, संसद के दोनों सदनों से या इनमें से कोई नहीं? तो भाई 15वें का आंसर आप दे सकते हो कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, वो सब जो उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा के वो प्रेसिडेंट में नहीं भाग लेते। तो उपराष्ट्रपति में तो संसद के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। चलिए 16वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है? तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 4, आर्टिकल 3, आर्टिकल 5। तो भाई यहाँ पे अगर बात करें तो एलिमिनेट हो जाएगा, आर्टिकल 5 एलिमिनेट हो जाएगा, आर्टिकल 1 एलिमिनेट हो जाएगा, अब बचा आर्टिकल 3 और 4। आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 4 क्या कहता है कि भाई जो 2 और 3 में जो संविधान संशोधन हुए हैं वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो बचा कौन सा? आर्टिकल 3। आर्टिकल 5 क्यों नहीं होगा? आर्टिकल 5 आपका नागरिकता से रिलेटेड है, पार्ट 2 में है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इसमें तो है नहीं। अब नए राज्य, संसद को नए राज्यों का गठन करने की शक्ति किसमें प्रदान है? आर्टिकल 3 में। और इसमें ये शक्ति भी प्रदान है कि जो संसद है वो राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, 2 राज्यों को 1 राज्य बना सकती है, 1 राज्य से 2 राज्य बना सकती है, यानी कि आप देख सकते हैं कि राज्यों का गठन कर सकती है। चलिए 16वां प्रश्न क्लियर हुआ। 17वें प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न कहता है आपका, 17वां प्रश्न कहता है निम्न में से किसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? तो संसदीय विशेषाधिकार किसको प्राप्त नहीं है? संसद के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मंत्रिमंडल के मंत्री या भारत के महान्यायवादी? तो संसदीय विशेषाधिकार आपके आर्टिकल 105 के तहत आता है, जिसमें आपके जो भारत का राष्ट्रपति उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। संसद के सदस्य चाहे वो मंत्री हो चाहे वो मंत्री परिषद के सदस्य, आर्टिकल 105 के तहत उनको संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं उनको बोलने का अधिकार है, गिरफ्तार होने से बचने का अधिकार है, इस तरीके से अधिकार है।
चलिए, लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? तो भाई लोक लेखा समिति में राज्यसभा की कितने सदस्यीय कमेटी है ये? अगर मैं बात करूं तो ये सदस्यीय समिति कितनी है आपकी? 22 सदस्यीय समिति है। 22 सदस्यीय समिति है और इन 22 में आपके अगर बात करी जाए तो 7 सदस्य आपके राज्यसभा से और बाकी के अन्य सदस्य आपके यानी कि 15 सदस्य आपके कहां से हो गए? लोकसभा से हो गए। तो बात करी जाए अगर तो 7 सदस्य यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में 7 सदस्य केवल कहां से? राज्यसभा से हैं। चलिए, 19वां प्रश्न क्या आता है? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भाई आर्टिकल 108 के तहत आपका यहाँ पे ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन है। आर्टिकल 100 है ना। तो संयुक्त अधिवेशन के समय आपके लोकसभा के अध्यक्ष को जो संयुक्त समिति है, संयुक्त अधिवेशन हो रहा उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार है ना। चलिए, 20वां, निम्नलिखित में से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? राज्य सूचना आयोग यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो आयोग है, भारत के राष्ट्रपति, केंद्र मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यों के राज्यपाल। तो 20वें का क्या हो जाएगा? राज्यों के राज्यपाल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है राज्य सूचना आयोग। इंफॉर्मेशन जो आपका डिपार्टमेंट होता है स्टेट्स में, उसके स्टेट्स में अगर बात की जाए तो राज्यपाल करता है। अगर केंद्र की बात होती तो केंद्र में फिर राष्ट्रपति आता। 21वां प्रश्न कहता है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से है? तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, इतना इजी कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 40, आर्टिकल 48, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 का सब क्लॉज ए मूल कर्तव्य है ना। चलिए आगे बात करते हैं आर्टिकल 22, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसको यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? फाइयान, वेनसांग, बारबोसा या अल्बरूनी। तो भाई जाहिर सी बात है कि किसको कहा जाएगा? वेनसांग। एक चीनी यात्री था है ना, जो कि वर्धन समय पर भारत में आया था और इसने अपनी यात्रा वृतांत की थी। कहाँ का था ये? अब आप कमेंट करेंगे कि वेनसांग जो है आपका कहाँ का यात्री था, है ना, चीनी यात्री था ये। चलिए भाई 22। अब जो है आगे क्वेश्चन को देखेंगे हम। 23वां प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत की जाती है? नीति आयोग, चुनाव आयोग, गृह मंत्री या राष्ट्रपति। तो भाई 23वें का क्या हो जाएगा आंसर? भाई अगर राष्ट्रपति के सामने ही तो अपनी जो है क्या रखेगा? ये वार्षिक रिपोर्ट रखेगा। राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति के सामने ही अपनी वार्षिक रिपोर्ट रखेगा। 24वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है? यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है आपका आर्टिकल 44 है ना। चलिए, जो कि आपके डीपीएसपी के अंदर आता है। 25वां क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था आपके 2019 में। चलिए आगे बात करते हैं, 26वें प्रश्न की बात करते हैं। 26वां प्रश्न कहता है आपका, क्या कहता है जी? निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों पर निर्णय करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी राज्य उच्च न्यायालय, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो भाई भारत की सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो जो चुनाव के समय पर, राष्ट्रपति के चुनाव के समय पर जो भी वाद विवाद होते हैं, उपवाद होते हैं, उन पर क्या करे? निर्णय दे। 2015 में बनाए गए नीति आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? तो कौन थे भाई आपके नीति आयोग के अध्यक्ष? नीति आयोग का सीईओ, सहकारिता मंत्री, प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? अगर बात की जाए तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं आपके? भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष कहलाया जाता है। चलिए 28वां प्रश्न की बात करी जाए है ना। 28वां प्रश्न कहता है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट के नाम से जाना जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। 28वें का राइट आंसर हो जाएगा भाई। बजट जो है आपके 112 के तहत आता है। वही अगर वित्तीय
वित्तीय विधेयक आएगा तो वित्तीय विधेयक किसमें आएगा, आप लोग कमेंट में करेंगे आंसर्स। चलिए, तो निम्न में से कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? तो कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? 21, 15, 12, 10। तो कितने लोगों को? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। चलिए, 30वां प्रश्न कहते हैं, क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 नीति आयोग से, वित्त आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से या निर्वाचन आयोग से? तो किससे संबंधित है ये? नीति आयोग से या वित्त आयोग से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, वित्त आयोग से संबंधित है। चलिए, 31वां प्रश्न कहता है आपसे, 31वां प्रश्न, जनहित याचिका को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जनहित याचिका यानी कि जो PIL होती है ना आपकी, उसको किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक प्रक्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका, वर्ग क्रिया याचिका या यह सभी, ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे ऑल द अबव राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि पॉलिटी में कितने इजी क्वेश्चंस बने हुए हैं। अभी ये 2023 का पेपर था कि किस तरीके कितने इजी क्वेश्चंस है। अब जो है इस बार 2026 से है, कंपटीशन हर साल बढ़ता है, तो थोड़ा सा जो है आपका कंपटीशन में आपको लेवल अप देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीधा वन वर्ड क्वेश्चन से आपको जो है आगे चल के कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट वाले, है ना। तो देखेंगे 32वां प्रश्न क्या आता है, निम्न में से किस उम्र समूह के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? उम्र समूह 3 से 14 वर्ष के लिए, उम्र समूह 4 से 16 वर्ष के लिए, उम्र समूह 5 से 15 वर्ष के लिए, उम्र समूह 6 से 14 वर्ष के लिए। तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग दे सकते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 के तहत किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और जो है क्वेश्चंस आएंगे आपके यहाँ पे, देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया था? 2006, 2010, 2012, 2016। तो 13 का हो जाएगा आंसर 2016 में जो है ये बौद्धिक संपदा अधिकार पारित किया था। 34वां कहता है, निम्न में से किस वर्ष भारत में 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू हुए थे? 1991, 1992, 1993, 1994। तो 34वें का राइट आंसर हो जाएगा 1900। अगर मैं बात करूं तो 34वें का राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, 34वें का राइट आंसर होता है आपका 34वें का राइट होगा आपका 1992। यानी कि ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा को जो है यहाँ पे 92 संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे एक दर्जा मिला था, है ना। चलिए 35वां क्वेश्चन कहता है आपका, 35वां क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे हम कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद। तो 35 का क्या हो जाएगा? हैदराबाद। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया व्यवस्था की गई है? भाग 6, भाग 8, भाग 9, भाग 10। तो भाई 36वें का राइट आंसर हो जाएगा भाग 9। यानी कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा से रिलेटेड आपका जो भाग है वो भाग 9 है। चलिए 37वां देखते हैं, 37वां कहता है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था? 24 अप्रैल, 24 मई, 26 नवंबर, 26 दिसंबर। 37वें का क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल इसमें राइट आउट जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का अब पुनर्निर्मित नाम निम्न में से क्या है? प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना, बी दीनदयाल अंत्योदय योजना, सी श्यामा प्रसाद अंत्योदय योजना, डी विवेकानंद अंत्योदय योजना। तो 38वें का क्या हो जाएगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। 39 कहता है, 39 क्वेश्चन को हम बात करते हैं। 39 कहता है कि निर्धनता रेखा को मापने का कैलोरी मापदंड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? DT लकड़वाला, प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर, दांडेकर एवं रथ या योजना आयोग। तो कैलोरी मापदंड निर्धारित किया गया है किसके द्वारा? 39 का क्या हो जाएगा? योजना आयोग के द्वारा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, माइक्रो यूनिट्स
डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा संबंधित है। वृहद उपक्रमक, बी लघु कृषि उपक्रम, सी गैर कृषि लघु सूक्ष्म उपक्रम, डी मध्यम उपक्रम। तो 40वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें 40वें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41वां, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा एवं आयातों को कम करना, बी कृषि का आधुनिकीकरण, सी सतत विकास, डी प्रवास को रोकना। तो 41वें का क्या हो जाएगा? विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। 42वां, पुनर्निर्मित अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अब निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण अधिनियम 1955, या इनमें से कोई नहीं। तो 42वें का क्या हो जाएगा? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। चलिए बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। तो 43 क्वेश्चन क्या आता है? जीएनपी तथा जीडीपी, जीएनपी तथा जीडीपी के अंतर को क्या कहते हैं? घिसावट व्यय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अनुदान या विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो 43 क्या होता है भाई आपका? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। चलिए आई बात समझ में। चलिए 44, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे समन्वित संरक्षण मिशन कार्यक्रम किस वर्ष में स्वीकृति किया गया? जून 2014, जुलाई 2014, जून 2015, जून 2016। 44वें का क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें आगे 45, भारत में निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन एक भारत का सर्वाधिक पानी की खपत वाले फसलें हैं जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करते हैं? गेहूं एवं मोटे अनाज, मक्का एवं ज्वार, चावल एवं गन्ना, चावल एवं मक्का। तो 45वें का क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई? सी चावल एवं गन्ने को जो है पानी की निर्भरता ज्यादा होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 46, बांज यानी ओक एक चेस्टनट निम्न में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजाति है? ए उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, बी उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय सवाना वन, सी हिमालयी आर्द्र पर्वतीय वन, डी पश्चिमी एवं मध्य उप हिमालयी वन। तो 46 का क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हिमालय आर्द्र पर्वतीय वन, है ना। चलिए 47 की बात करते हैं। 47 कहता है आपका निम्न में से कौन सी भारत की एक नगदी फसल है? कैश क्रॉप बोलते हैं, जैसे गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। तो 47 का क्या हो जाएगा? गेहूं इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 48, काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप से मिलती है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। 48 का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मिलती है। और गुजरात वाला क्षेत्र, राजस्थान वाले क्षेत्र में भी आपकी जो है काली कपासी मिट्टी मिलती है। चलिए 9, चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बेतवा, सिंधु, यमुना, गंगा। तो देखो बेतवा तो चंबल की क्या है? सहायक नदी है। सिंधु आपकी अलग हो गई, यमुना की सहायक नदी है। अगर मैं बात करूं तो चंबल जो है आपकी, चंबल जो नदी है, चंबल नदी आपकी किसकी सहायक नदी है? आपकी तो ये हो जाएगी आपकी यमुना की सहायक नदी। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। चलिए सिंगरौली कोयले की खान निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो 20वें का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सिंगरौली जो है आपकी कोयले की खान आपकी मध्य प्रदेश में है। 51वें की बात करते हैं। 51वां प्रश्न कहता है आपसे कि निम्न में से किसे सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है? तो सह्याद्री हिल्स भी आपका किसको कहा जाता है? सह्याद्री हिल्स की बात करें तो शिवालिक को कहा जाता है, पश्चिमी घाट को कहा जाता है, महादेवी पहाड़ को कहा जाता है, विंध्याचल को कहा जाता है। तो सह्याद्री हिल्स जो कहा जाता है आपको किसको कहा जाता है? वेस्टर्न घाट्स को कहा जाता है सह्याद्री हिल्स। 52वां प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर 90% से अधिक है? त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा इसका? मिजोरम। चलिए 53, निम्नलिखित देशों में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है?
चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो भाई मुझे बचपन से एमबीए करने का शौक था। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है। भारत की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा होती है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, चलिए। 54 कहता है वर्ष 1991 में गठित कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, के आर नारायण, आर जे चलैया, एस तेंदुलकर। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा भाई आर जे चलैया, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 55वें प्रश्न की बात करते हैं। 55 क्वेश्चन कहता है कर्क रेखा निम्न राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर। तो भाई आपकी किससे होकर नहीं गुजरती है? तो किससे होकर गुजरती नहीं है? 55 की अगर बात करें तो डी इसमें राइट हो जाएगा, है ना। चलिए, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का बांगर है। चौड़ी दलदली पट्टी, पुरानी जलोढ़ से निर्मित, शिवालिक की तलहटी से सहारे एक संकीर्ण पट्टी, या नवीन जलोढ़ से निर्मित। तो 56वें का राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका पुरानी जलोढ़ वाले से निर्मित, यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉयल, है ना। ओल्ड एलुवियल सॉयल किसको कहते हैं? बांगर को कहते हैं। और खादर को बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉयल। चलिए 57 बात करते हैं। 57 क्या कहता है? 57 कहता है निम्न में से कौन सबसे बड़ा नदी बेसिन है? नर्मदा, कावेरी, तापी या महानदी। तो 57 का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा हो गया? महानदी। नदी बेसिन मतलब कि इसकी सहायक नदी और इसकी जो मुख्य नदी है उसका। 58 की बात करते हैं। 58 कहता है भाई आपका क्या कहता है? 58 कहता है निम्न में सॉरी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW प्रदर्शित करता है। ए आर्द्र शुष्क स्टेपी तुल्य, बी उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य, सी उष्ण मरुस्थलीय तुल्य, डी शुष्क शीत सहित मानसून तुल्य। तो 58 का क्या कहता है? 58 कहता है बी उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र। 59 की बात करते हैं। 59 कहता है निम्न में से किस वर्ष में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी? तो 1860, 1862, 1890, 1891। तो 59 का क्या हो जाएगा? 1872 में पहली जनगणना भारत में हुई थी। स्वतंत्र भारत में, सॉरी स्वतंत्र नहीं, भारत में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो 60वें का क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61वां क्वेश्चन कहता है भारत का दक्षिणतम बिंदु धनुषकोडी, लखपत, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट। तो अगर 61 की बात करें तो इंदिरा पॉइंट आपकी कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और अगर बात करी जाए कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी आपकी जो है केरल में है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि किस वे में बात की जा रही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, क्या भारत का जो स्थलीय दक्षिणतम बिंदु है ना, इससे रिलेटेड बात करेंगे। भाई अब दर्रों से संबंधित प्रश्न बन चुका है। जॉर्जिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से देख सकते हो। कहाँ है भाई आपका जॉर्जिला दर्रा? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए 63 कहता है आपका राजा भोज हवाई अड्डा निम्न में से किस नगर में अवस्थित है? उदयपुर, भोपाल, इंदौर, रायपुर। तो 63 का क्या हो जाएगा भाई आपका? भोपाल में स्थित है आपका। चलिए 64 देखते हैं निम्न में से कौन कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है? नीति आयोग, वर्धा समिति, कृषि सेवा आयोग, भारतीय जनगणना विभाग। कुपोषण से मुक्त भारत से संबंधित है। तो 64 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 65 की मैं बात करूं, 65 कहता है निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया था? 2011, 2013, 2015, 2018। तो कब क्या था भाई? तो 65वें का 65वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2013। चलिए 66 निम्न में से कौन सी हिमालय की सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है? सिंधु, कश्मीर, कांगड़ा, दून। तो कृषि योग्य घाटी आपकी सबसे ज्यादा कौन सी है भाई? आपकी कश्मीर आपकी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 67 उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी। तो कहाँ होता है भाई? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा सेब की खेती होती है। चलिए 68 निम्न श्रेणियों में से कौन सा ट्रांस हिमालय श्रेणी नहीं है? पीर पंजाल, जांस्कर, काराकोरम, कैलाश। तो 68 का क्या हो जाएगा? पीर पंजाल श्रेणी आपकी ट्रांस हिमालय की भाग नहीं है। चलिए
69 देखते हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्था स्थित है देहरादून, गोपेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। तो 69 का क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? 69 का हो जाएगा आपका डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला CGAL कहाँ स्थित है? चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली या मुंबई? तो 70वें का आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम है? पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार। तो 71 का क्या हो जाएगा? सी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए 72 देखेंगे। रंधवा ने भारत को कितने वृहद कृषि क्षेत्र में, कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? तो 4, 6, 5, 8। तो कितने प्रकार में? 5 प्रकार में कृषि के क्षेत्र को बांटा गया है। चलिए 73 देखते हैं हम। 73 कहता है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की थी। तो कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर KL राव, कैप्टन डीन सॉ, इस्माइल सैर गोल्डीन या फिर डॉक्टर AN खोसला। तो 73 का क्या हो जाएगा? बी, कैप्टन डीन सॉ इसने किया था। अब बात करते हैं 74। भारत में चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 की परियोजना निदेशक कौन है? देखो ये उस टाइम का करंट अफेयर है। पी वीर मुथुवेल, विक्रम साराभाई, ऋतु करिधल श्रीवास्तव, NS सोमनाथ। तो 74 का क्या हो जाएगा भाई? पी वीर मुथुवेल। चलिए 75। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स में प्रयुक्त प्राथमिक त्वचा है? सिलिकॉन, कार्बन, लोहा, यूरेनियम। तो सिलिकॉन इसमें राइट हो जाएगा। चलिए 76 की मैं बात करूं। 76 कहता है आपका, 76 की देखिए, चलिए 76 क्या कहता है? तो 76 क्या कहता है आपका? 76 कहता है कि जो आपका समाचारों में देखी गई V2X तकनीक संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? V2X तकनीकी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दे रखी कंप्यूटर ग्राफिक्स से, और ऑटोमोबाइल से, नाटो में छपाई से, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से। तो भाई 76 का क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई? आपके अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर होने वाला 76 का? चलिए तो बात करते हैं 76 में। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, है ना? तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 77 में देखते हैं। 77 क्या कहता है आपका? 77 कहता है आपका रडार से रिलेटेड, है ना 77। तो 77 आपका रडार से रिलेटेड हो गया। और इसमें देखेंगे हम कि जो आपका 77 है उसमें क्या बोला गया है। एक मिनट, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 76 का ए नहीं होगा, बी होगा। मैंने गलती से गलत बोल दिया था। यहाँ पे हम बात करेंगे तो 76 का बी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 77 की। तो रडार का पूर्ण अभिरूप क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, बी रेडियो डाइवर्जेंस एंड रेजिंग, सी रेडियो डिटेक्शन एंड रेडिएशन, डी रेडिकल डिस्टेंस एंड रेजिंग। तो 77 का क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे 77 का हो जाएगा यहाँ पे ए, इसमें राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 78 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, ट्रांसक्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर। तो 78 का क्या हो जाएगा भाई? ट्रांस स्क्रीन जो है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। 79, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? परिवीक्षण के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, प्रमाणीकरण के लिए, सुरक्षा के लिए। तो 79 का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी इसमें सुरक्षा के लिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 क्वेश्चन कहता है 80वां, भारत में आधुनिक कृषि का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन, सलीम अली, BV राव, या फिर NS रंधवा, है ना? तो भाई 80 का क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। भाई हरित क्रांति में सबसे ज्यादा सहयोग जो है इन्होंने ही किया था। आगे बात करते हैं। वर्गीस कुरियन को जाना जाता है हरित क्रांति के लिए, श्वेत क्रांति के लिए, नीली क्रांति के लिए, पीत क्रांति के लिए। तो 81वें का क्या हो जाएगा भाई? श्वेत क्रांति के लिए वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। चलिए 82 की बात करते हैं।
फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है भाई? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या अगर बात करी जाए तो किसका होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। चलिए 83 की बात करते हैं। निम्न में कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है? AND, एंड, NAND, नैंड, NOT, नॉट, XOR, जोर। तो किसको कहा जाता है? नैंड गेट को जो है एक यूनिवर्सल गेट माना जाता है। 84 है, निम्न में से कौन सा परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग करता है? गाय, मशरूम, फीता कृमि यानी कि टेप वॉर्म और सेल। तो क्या होगा इसमें? सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 85 कहता है खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि भोजन पूर्णतः नहीं पक रहा, ईंधन पूर्णतः नहीं जल रहा, ईंधन गीला है, ईंधन पूर्णतः जल रहा है। तो 85 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, ईंधन पूर्णतः नहीं जल रहा है। चलिए 86 कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन में डैश में होता है? अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम या लिस्मोनिया। तो 86 का क्या हो जाएगा? 86 का हो जाएगा यहाँ पे बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 87, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो 87 का क्या हो जाएगा भाई? 87 का हो जाएगा यहाँ पे साइटोकाइनिन, डी इसमें राइट हो जाएगा। ओजोन परत द्वारा किन हानिकारक किरणों की अवशोषण किया जाता है? गामा रेज, पैराबैंगनी किरणों का, एक्स किरणों का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका किया जाता है भाई? आपका 88 में आ जाएगा आपका पैराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज का। 89 कहता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना है? किसी पिंड को आवेशित करने की प्रक्रिया। बी, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना। डी, किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया। तो 89 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होने वाला है। सी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, 90 क्वेश्चन की बात करते हैं। 90 का क्या आता है? निम्न में एक से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय नहीं हो सकता या हो सकते हैं? पहला कोयला, दूसरा जैव भार, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा पेट्रोलियम। तो कौन से हो सकते हैं भाई? कौन से नहीं हो सकते? तो बी इसमें राइट हो जाएगा, है ना। एक और चौथा यानी कि कोयला और पेट्रोलियम इसमें नहीं हो सकते हैं। चलिए ट्यूबलाइट में चोक का उद्देश्य होता है? ए, धारा को कम करने के लिए, बी, धारा को बढ़ाने के लिए, सी, वोल्टेज के क्षणिक रूप से कम करने के लिए, वोल्टेज को क्षणिक रूप से बढ़ाने के लिए। तो 91 का प्रश्न उत्तर हो जाएगा आपका डी, वोल्टेज को क्षणिक रूप से बढ़ाने के लिए। सी 92, स्थिर वैद्युत आवेक्षण का उपयोग व्यापक रूप से है के डैश के नियंत्रण में होता है? PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व ऑक्साइड। तो 92 का क्या हो जाएगा इसमें? 92 का ऑप्शन हो जाएगा ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 93 कहता है निम्न में से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं? गेहूं, धान, मक्का, मटर। तो 93 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? मटर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 94, इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किए गए हैं? दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी या इनमें से कोई नहीं। तो 94 का क्या हो जाएगा? तीसरी पीढ़ी में किए गए हैं। चलिए 95 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो हमारी हाफ सेंचुरी कंप्लीट होने वाली, 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले और बाकी के 100 क्वेश्चन बचे हुए। चलिए 95 की बात करते हैं। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाउ नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? तो भाई किस ग्रंथ में है? तो महाभारत में आपका वर्णन किया गया है। 96 कहता है हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने की थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना देखो हरगोविंद पंत भी थे, गोविंद वल्लभ पंत भी थे, तो बहुत सारे जो है यहाँ पे थे, इसलिए इन्होंने जो है यहाँ पे आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया था। तो यहाँ पे आंसर हरगोविंद पंत भी होगा
और गोविंद वल्लभ पंत भी होगा, तो दो इसमें राइट आंसर होंगे। 97। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 25 जून 1966 को, 25 जून 1968 को, 25 जून 1959 को, या फिर 25 जून 1970 को। तो 97 का क्या हो जाएगा भाई? ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ए इसमें राइट आंसर। डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित? अन्य पिछड़ा वर्ग, क्षत्रिय जाति, अनुसूचित जाति या दलित? तो डोला पालकी आंदोलन जो है वो किससे था? अनुसूचित जाति, यानी कि अनुसूचित जाति, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं इनको 98 में हम बोल सकते हैं डी, यानी कि दलित। सॉरी, ये जनजाति ना शेड्यूल ट्राइब से नहीं, वो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, दलित से था। निम्नलिखित में से किसे पंडित की उपाधि दी गई थी? नैन सिंह रावत को, गब्बर सिंह को, माधव सिंह भंडारी को, दरबान सिंह। तो किसको दी थी भाई? नैन सिंह रावत को पंडित की उपाधि दी थी। 100वां प्रश्न कहता है, खीराकोट की महिलाओं को खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? गौरा देवी, वंदना शिवा, राधा बहन, वसंत देवी। तो सी इसमें राइट हो जाएगा, राधा बहन इसमें राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, और ऐसे ही मेरे साथ बाकी के 100 प्रश्नों में भी अपना सहयोग बनाए रखना। चलिए आगे के भी 100 क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो 101वां प्रश्न कहता है, कत्यूरी शासकों को का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ है भाई आपका कत्यूरी शासकों का? जोशीमठ में, है ना। चलिए 102, किसने शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसके शासनकाल को? सोमचंद, जगत चंद, लक्ष्मी चंद या बाज बहादुर चंद? तो किसको कहा जाता है? जगत चंद के शासनकाल को सोमचंद कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। 103, कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? भवानी शाह, कीर्ति शाह, जोगामल और फतेह शाह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जोगामल। जो आपके गोरखा थे उनके द्वारा जो है उत्तराखंड में जो है गोरखों के द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया था, उसमें आपका जोगामल शाह था। 104, निम्न में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है? अपना पराया, बात कट्टी, चाला, पक्की पौड़ी। तो 104 का क्या हो जाएगा? पक्की पौड़ी इनमें से संबंधित नहीं है। चलिए, निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है? धगुला, गोखले, पौंछी, मुरखली, है ना। तो 105 का क्या हो जाएगा? डी, मुरखली जो है नाक में पहनी जाती है। 6वां प्रश्न देखते हैं 106, कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं? सयाना गीत, ठुलखेल, टूड़ा गीत, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का क्या हो जाएगा? ठुलखेल जो है खेला जाता है। देवीधुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्नलिखित में से कौन सहभाग नहीं करता है? तो लमड़िया, चमियाल, लटवाल या वालिक। तो 107 का क्या है यहाँ पे? सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? डांग सेरा पैठानी, थैलीसैंण, रानीखेत या पाबो। तो क्या हो जाएगा इसमें? यानी कि पैठानी, यानी कि डांग सेरा। अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? खरोष्टी, अरमाइक या ब्राह्मी या देवनागरी। तो 90 का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। चलिए 110वें प्रश्न की बात करते हैं ना। चलिए, गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? हरिकृष्ण रतूड़ी, चंद्र सिंह गढ़वाल, विलियम सेक्स या फिर पतिराम। तो 110 का क्या आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे? डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 111, गढ़वाली ठाट कहानी के लेखक कौन है? गोविंद प्रसाद घिडियाल, दयानंद बहुगुणा, सदानंद कुकरेती, भैरवदत्त धूलिया। 111 यानी कि सदानंद कुकरेती इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न कहता है आपका, कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या है? तो लोकरत्न पंत, गंगादत्त उप्रेती, तारादत्त पांडे, शिव प्रसाद डबराल। तो क्या कहा जाता है भाई? 112 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, लोकरत्न पंत कहा जाता है उन्हें। बी 113, निम्न में से कौन सा एक वायु का सुसिर वाद्य यंत्र नहीं है? वीणाई,
भंकोरा, रणसिंह, नागफनी। 13वें का आंसर क्या हो जाएगा? विनय जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 14वां, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ? सेल स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, स्प्रिंगर स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, या साउथ पटन स्पोर्ट्स फैक्ट्री है। तो 114वें का क्या हो जाएगा इसमें? साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री है ना। उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण का 50% कब दिया गया? तो उत्तराखंड में महिलाओं को 50% का आरक्षण कब दिया गया? 2008 में। वनों के बेहतर प्रबंधन की जागरूकता को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की थी? फ्रांस, इटली, अमेरिका, जर्मनी। तो 116 का क्या हो जाएगा? जर्मनी। चलिए, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? कुल कितनी सीटें थी आपकी? 22 सीटें थी, है ना। 118वां, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थित किया जाने वाला प्रथम नगर है कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, श्रीनगर या अगस्त्यमुनि। 118वें का प्रश्न हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर इसमें हो जाएगा आंसर। कुमाऊं वाटर रूल्स के सूत्रपात कब हुआ था? तो 1917 में। गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा गया क्या कहा गया था? सलानी, मांगा, मिजारी या कुसाई। तो चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया गया था, उसको बोलते थे मिजारी। ट्रेल के द्वारा 1833 में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी? नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, श्रीनगर। तो 121 का क्या हो जाएगा भाई? अल्मोड़ा में की गई थी। सैद जागर में परिलक्षित होता है। कबीर पंथ, हिंदू मुस्लिम एकता, सौंधाली पांडुलिपि, यह सभी। तो 22वें का क्या हो जाएगा? यह सभी। चलिए आगे देखते हैं, 123वें प्रश्न की बात करते हैं। 123वां कहता है, निम्न में से किसे गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? दरबान सिंह नेगी, जसवंत सिंह नेगी, कुंवर सिंह रावत, बलभद्र सिंह नेगी। तो 123 का हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी एवं चतुरांगी हिमानियों द्वारा पोषित है? भागीरथी, खर, गंगोत्री, सतोपंथ, मिलम। 124 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री। 125वां कहता है, लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? मुख्य सीमा थ्रस्ट, वृद्ध सीमा भ्रंश, मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट, अस्कोट, बैजनाथ, क्रिस्टलाइन थ्रस्ट। 125वें का हो जाएगा मेन बाउंड्री फॉल्ट, MCT। चलिए 126, उत्तराखंड के निम्न नगरों में कौन सा उत्तराखंड के निम्न नगरों में कौन सा, एक मिनट, हाँ वेट कीजिएगा थोड़ा सा। तो हम देख रहे हैं 126वां। 126वें में देखेंगे, उत्तराखंड में निम्न नगरों में कौन सा सर्वप्रथम अवस्थिति में आया? तो भाई देखो यहाँ पे ना थोड़ा ये वाला क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे आयोग के द्वारा डिलीट किया गया था। अब आपको करेक्ट करना है कि कौन सा जो है सबसे पहले स्थित हुआ था, है ना। तो वैसे तो मसूरी हुआ था, मसूरी और अल्मोड़ा दोनों में कंफ्यूजन है, तो आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा। 127, उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट है? नीति, माणा, लिपुलेख, मिलम। तो भाई 27वें में देखा जाए तो लिपुलेख इसमें राइट आंसर हो जाएगा, है ना। लिपुलेख आप लोग ने पढ़ा होगा। चलिए 128, निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो भाई ये वाला क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा डिलीट किया था। अभी तक हमने देख लिया कि आयोग ने 4 क्वेश्चंस को डिलीट किया है ना। चौथा, इसको मिला के चौथा हो गया। तो बात करते हैं आपके 129वें प्रश्न की, है ना। 129वें प्रश्न की, और 129वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजून खुरपा ताल क्षेत्र में संबंधित है? चूना पत्थर, डोलोमाइट, सिलखड़ी या
मैग्नेसाइट। तो 129 का क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? बी, डोलोमाइट इसमें राइट हो जाएगा। 130, नदी घाटी परियोजना में से कौन टोस नदी से संबंधित है? देवल, खोदरी, चिल्ला, कोटाली, भेल। तो खोदरी जल परियोजना जो है आपकी किसमें है? टोंस नदी में है। उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। तो भाई आप लोगों को पता है ये तीनों जो है आपकी सीमावर्ती क्षेत्र है, लेकिन अल्मोड़ा जो आपकी सीमावर्ती क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे ऊंची चोटी है? द्रौपदी का डांडा, नंदा घुंटी, बंदरपूछ, चौखंबा। तो 132वें का राइट आंसर हो जाएगा चौखंबा जो है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा चोटी है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कान्हा नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा नेशनल पार्क आपका जो है मध्य प्रदेश में, ना कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई थी? तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा? 2011 में। कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र से बोरक्स का आयात किया जाता था? तो 135वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, तिब्बत। चलिए आगे देखते हैं, 136वें प्रश्न की बात करते हैं ना। 136, हाँ 136, भारत का चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2000, देखो करंट अफेयर क्या था, 7वीं इसमें रैंक आई थी आपकी। उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान संबंधित है? बाल मजदूरी पर रोक, युवाओं में नशे से मुक्ति, बंधुआ मजदूरी से मुक्ति, बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति। तो 137वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाल भिक्षावृत्ति से मुक्ति। उत्तराखंड की दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब देखो ये 2017 में प्रारंभ हुई थी, लेकिन अभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो रिसेंट वीडियो वीपीडीओ का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, है ना। तो दीनदयाल उपाध्याय यानी होम स्टे योजना आपसे पूछी गई थी। तो 138 का आंसर हो जाएगा। ये परियोजना जो है 17 में प्रारंभ हुई थी। 139, उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारण मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्या है? 135 लीटर। 140वें का आंसर देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है यहाँ पे, है ना, इसमें से कोई नहीं है। 141 देखा जाए तो 141 देखा जाएगा तो उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 2021 में लागू हुई थी। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में एमएसएमई टूल रूम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 142वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, सिडकुल और सितारगंज में की गई थी, है ना। चलिए 143 देखते हैं। 143 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कृषि व्यवसाय केंद्र विकास केंद्र ग्राम में 2 योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ प्रभाव में स्थापित है? तो क्या हो जाएगा इसमें? नाचनी, है ना, नाचनी इसमें राइट आंसर है। बजट, अब देखो ये उस टाइम का बजट है तो इसमें आंसर दे रखा है 66 करोड़ के आसपास। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर की चीजें देखनी है। निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 कहता है आपका, क्या कहता है जरा पढ़िए क्वेश्चन को। 46 कहता है उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया था? तो किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया था भाई? भारत चीन का जो युद्ध होता 1962 में, उसके तहत। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 47 का क्या हो जाएगा? सी, BEL उत्तरकाशी, जो कि हरिद्वार में है, उत्तरकाशी में नहीं है, सॉरी BEL आपका कोटद्वार में है। 148, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना से अवंचित नहीं है? तो शिक्षा का क्षेत्र।
जनगणना 2019 11 के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात 9:63 है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग निम्न में से कौन सा है? नोडल विभाग कौन सा है? कृषि विभाग नोडल विभाग है। चलिए भैया 50 क्वेश्चन की श्रृंखला में कंप्लीट करनी है, 50 क्वेश्चन ही बचे हुए है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 151 उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी भैया? आपकी 2001 में। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 शुरू की गई थी। कब की गई थी? आपकी शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और व्यावसायीकरण के लिए की गई थी। महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के लिए। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो यहाँ पे डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 53 की बात करते हैं तो 53 कहता है आपका सुगंध फसल उत्कृष्ट केंद्र सेला कोई बिल्कुल सही। एरोमा पार्क काशीपुर में है बिल्कुल। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली में है, लेकिन चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर में नहीं है। चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर में नहीं है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र का के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो है आपका नैनीताल। चलिए आगे देखते हैं। भाई ये ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं ना हमें। तो 155 कॉर्प देखो अब ये ग्राफ है तो इसके मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। 155 का यहाँ पे डी हो जाएगा, सॉल्व करने पड़ेंगे ना ये। 156 का बी हो जाएगा और 157 का यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। 158 का यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। 159 का यहाँ पे अगेन ए आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगेन यहाँ पे ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम 64 तक देखेंगे। 160 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी। पी प्रकार स्कूटरों का 2011-18 में उत्पादन से इसके सभी तो ये आपको ना आंसर देखना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 168 का ए हो जाएगा। और किन वर्षों, यानी कि थोड़ा बहुत आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आपका बी। 163 हो जाएगा आपका ए। 164 हो जाएगा आपका डी। तो यहाँ पे हमने देख लिया इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपके ग्राफ से रिलेटेड थे, बाकी के क्वेश्चन थे। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स संगठन में कितने नए सदस्य देश में शामिल किया गया? तो 65वें का क्या आंसर हो जाएगा भाई? 6 सदस्यों को जोड़ा गया था। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के निम्न में से किस राज्य में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 166 का क्या हो जाएगा भाई इसमें? बी। नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा द्वारा निम्न में से कितने मतों से पारित किया गया था? तो भाई 167 का क्या हो जाएगा? 454 लोगों के द्वारा। 168 भारत द्वारा अपने नागरिकों को निम्न में से किसी देश से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया? इजराइल से, है ना। मैरीलैंड अमेरिका में समानता की मूर्ति का अनावरण निम्न में से किसके सम्मान में हुआ है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। हाल ही में 84 लोगों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए हैं। इनमें उत्तराखंड के कितने लोग थे? 4 लोग थे। टैलिस्मैन सेवर 23 क्या है? तो क्या है भाई? ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत के G20 शेरपा निम्न में से कौन थे? तो अमिताभ कांत इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोमैडिक एलिफेंट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के निम्न में से किस देश के बीच हुआ था? तो किस देश के बीच हुआ था? भारत मंगोलिया के बीच में। हाल ही में भारत कनाडा संबंध निम्न में से किस एक के आतंकी की हत्या के कारण कट हो गए थे? हरदीप निज्जर के वजह से। चलिए 175 सितंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो सितंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति कौन चुने थे? मोहम्मद मोइजू। चलिए 76 चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया था? शिव शक्ति एरिया रखा गया था।
निम्न में से किस देश में से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी अभियान चलाया गया था? तो 177 का क्या हो जाएगा? सूडान से। चलिए, नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2023 के संबंध निम्न में से किस देश से है? तो किस देश से है भाई? ईरान से संबंध है इनका, है ना। चलिए, स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य निम्न में से कौन है? तो 179 का हो जाएगा आपका राजस्थान, है ना। चलिए, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है? तो राजद्रोह से संबंधित है 124A। चंद्रयान 3 को निम्न में से किस तिथि को सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया गया था? तो कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करने हैं ना। चलिए, 182 में बोलते हैं एरिस निम्न में से किस बीमारी का नया रूप है? तो 182 क्या कहता है? एरिस यानी कि कोरोना का जो है नया रूप है। डकार घोषणा का सजा घोषणा पत्र है, जिसका संबंध किससे है? किससे है भाई? जलवायु परिवर्तन से। ग्रैंड मास्टर मैग्नुसन कार्लसन का संबंध निम्न में से किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, शतरंज या बैडमिंटन? तो 84 का क्या हो जाएगा? शतरंज से है। बीमर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, पोलो, वॉलीबॉल, हॉकी? तो 185 हो जाएगा आपका क्रिकेट से संबंध है। निम्न में से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू, पीटी उषा, साइना नेहवाल, साइनी विल्सन? तो 86 का क्या हो जाएगा? कमलजीत संधू। जनवरी 2023 में शुरू की गई महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल ICET भारत के निम्न में से किस देश के बीच साझेदारी है? तो किस देश के बीच साझेदारी है? अमेरिका के बीच साझेदारी है। चलिए, बस बहुत छोटे से क्वेश्चंस बचे हुए, अब हमें इनको देखना है। 188 है ना, और देखेंगे हम 188। निम्न में से किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता था? तो किसने जीता था? स्पेन ने जीता था। जर्क शब्द निम्न में से किस एक खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है आपके? भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से। 90 भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। हाल ही में समापन हुए एशियाई खेल 2023 में भारत के निम्न में से किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? अब ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको देखना है कि किसमें था। 92 कहता है एक पोलो टीम में कितने सदस्य होते हैं? भाई कितने सदस्य होते हैं पोलो टीम में? 4 सदस्य होते हैं। इलेक्ट्रा गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप आपका टेबल टेनिस से रिलेटेड है। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई है? तो हिंद स्वराज जो है किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में लिखी गई है। निम्न में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले? तो कौन थे आपके? बाल गंगाधर तिलक आपके नहीं रहे। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी? तो भाई किसको कहा जाता है भाई? आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वैंकूवर, लाहौर, लंदन, सेंट फ्रांसिस्को? तो 97 का क्या हो जाएगा? सेंट फ्रांसिस्को में है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस को किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिल्ली, लाहौर, अमृतसर, बंबई? तो 98 का क्या हो जाएगा? बी, लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। निम्न में से किस राज्य ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो जयपुर, जोधपुर, बंगाल, हैदराबाद? तो बंगाल ने नहीं किया था। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। निम्न में से भारत के किस भारतीय खेल महारथी को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया था? MS धोनी, गीत सेठी, सचिन तेंदुलकर या PV सिंधु? तो सचिन तेंदुलकर। तो भाई आज की क्लास में हमने जो है ईओ का जो पेपर था 2023 का उसको सॉल्व किया है, राइट। अब आपको जो है
अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे हमने जो है ईओ का ही हिंदी का पेपर भी सॉल्व कर चुका है। तो आप लोग जो है प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। हिंदी का पेपर भी मैंने सॉल्व करा है, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हिंदी का पेपर आया है। चलिए, तो यहाँ पे हमने आपका हिंदी का भी और ईओ का जो जीएस का पेपर है उसको भी हमने देख लिया है, सॉल्व कर चुका है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।